डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह चौहान आपको सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। तो इस प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे थे, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण का। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ा हमने? पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया है। चाहे प्रकाश अभिक्रिया की बात करें, चाहे अप्रकाश अभिक्रिया की बात करें, चाहे C3 चक्र की बात करें, चाहे C2 चक्र की बात करें, चाहे प्रकाश वर्णक तंत्र की बात करें, कैल्विन बेंसिल साइकिल हो या हेचन-स्लैक चक्र हो या उसका प्रकाश शोषण हो, और इसकी तुलना भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो लगभग हमने पूरा प्रकाश संश्लेषण कर लिया है। तो अब हमारा टॉपिक क्या बचा है? लास्ट टॉपिक आपके ये बचता है। इसमें हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कारक है जिससे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस किस के द्वारा इसके मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर को हम बढ़ा सकते हैं, और कैसे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो सकती है, किन किन परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना है अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हमें बढ़ाना है, ज़्यादा उत्पादकता चाहिए तो आओ चलो उसी पे डिस्कस करते हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जो आपको बता ही चुका हूँ, कौन कौन से कारक है जिसमें बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। बहुत सारे कारक हैं जिनसे प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होगी। इसके कुछ कारक बाह्य होते हैं तथा कुछ कारक भीतरी होते हैं। तो कुछ तो कारक बाह्य होंगे, जैसे बाहर का तापमान बात करेंगे, ठीक है, सूर्य से लाइट कितनी आ रही है, और कुछ आंतरिक, ठीक है, तो आंतरिक एंजाइम का स्तर क्या है, और भी कुछ फैक्टर्स। इसके अतिरिक्त कुछ सीमाबद्ध कारक भी होते हैं। बाह्य कारक वे होते हैं जो प्रकृति और पर्यावरण में स्थित हुए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान तथा जल। आंतरिक कारण वे होते हैं जो पत्तियों में स्थित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे पर्णहरित, ठीक है, ये हरित है। पर्णहरित, फिर उसकी प्रकाश की कितनी परास है, भोज्य पदार्थ का जमाव, पत्तियों की आंतरिक संरचना कैसी है, पत्ती चपटी ज्यादा है या संक्रीसीय, ज्यादा चपटी पड़ती है तो ज्यादा प्रकाश आएगा और ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होने की संभावना है। पतली पत्ती होगी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आएगी। उसकी पत्तियों की आयु कितनी है, हर आयु का प्रभाव पड़ता है। हम भी देखते हैं हमारी उम्र के साथ हमारी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, उसी तरह से पत्तियों की आयु भी उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण को इन सभी वस्तुओं की गति भी प्रभावित करती है। अब ये कितनी गति से मिल रही है सारी चीजें सॉरी, कि सूर्य का प्रकाश है कितनी तीव्रता से आ रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी फास्ट अवेलेबल है, कितनी फास्ट उपलब्ध है, जल उपलब्ध है या नहीं है, पर्णहरित है या नहीं है, वो उसमें हरित लवक कोशिकांक है या नहीं है, अगर हरित लवक है तो पत्तियों में कितने कोशिकांक है, जैसे हरित लवक जैसे कि इसमें संख्या प्रभावित करेगी, ठीक है, और कितने तेजी से वो एंजाइम अपने सक्रियता दिखा रहे हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित होती है तब प्रकाश संश्लेषण की गति सबसे मंद कारक द्वारा नियंत्रित होती है। अब सबसे बात करें, ये अनेक कारकों द्वारा प्रभावित हो रही है, ठीक है, बहुत सारे कारक हमने जैसे पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन, और उसके अलावा पत्ती का चौड़ा होना, उसका परास क्या है, कौन सी लाइट आ रही है, किस तरंगदैर्ध्य की वहाँ पे वो प्रकाश पहुंच रहा है, पत्तियों की आयु क्या है, ये सभी कारक हैं। लेकिन बात करेंगे जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है, जो सबसे कम अमाउंट पे है, वो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संदमित कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया था, तो प्रकाश वायुमंडल में बात करें तो CO2 क्या होता है, मैंने आपको उसकी मात्रा भी बताई थी, 0.03% ये प्रकाश उपलब्ध होता है। इतनी सिर्फ कंसंट्रेशन है, सांद्रता CO2 की सिर्फ 0.03% है। अब बात करें इसके अलावा प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल इत्यादि में से जो भी उचित परिमाण से कम परिमाण में होता है वह पूरी क्रिया की गति को नियंत्रित करता है, रखता है। यह कारक समय विशेष के लिए सीमाबद्ध कारक कहा जाता है। तो यहाँ पे CO2 क्या हो गया, सीमा कारक हो गया है, ठीक है। सीमाबद्ध कारक कौन सा है यहाँ पे, क्योंकि सबसे कम मात्रा किसकी है,
कार्बन डाइऑक्साइड की है कितनी 0.03% वातावरण में है, लेकिन अगर ये ना मिले, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होगी सर्वाधिक। जल कम मिलेगा लेकिन इतनी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन जितनी CO2 से होगी। तो जो सबसे कम मात्रा में चाहिए होता है, जो सबसे निम्नकारी चाहिए होता है, वो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है, और इसी को क्या कहा जाता है, सीमाबद्ध कारक। इसके बारे में जानकारी दी थी ब्लैकमैन ने। अब बाह्य कारक कौन कौन से हैं जाने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश है, ठीक है। बाह्य कारक में बात कर रहे हैं, प्रकाश है, प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पौधा इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, तो यहाँ ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तथा अंधेरे में यह क्रिया संभव ही नहीं है। अंधेरा नहीं है तो क्लोरोफिल क्या होगा, उत्तेजित ही नहीं होगा, जल का प्रकाशीय अपघटन ही नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण कैसा। जब प्रकाश अभिक्रिया नहीं होगी तो अप्रकाश अभिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि अप्रकाश अभिक्रिया किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, प्रकाश अभिक्रिया के कारकों पर। ऐसा देखा गया है कि प्रकाश की प्रखरता, प्रकाश की किस्म तथा प्रकाश का समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रकाश की प्रखरता एक निश्चित सीमा तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो प्रकाश की प्रखरता कितनी है, वो इसका प्रभाव डालेगी। कम प्रकाश की प्रखरता में प्रकाश संश्लेषण क्रिया गति कम तथा अधिक प्रकाश मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाती है। यदि पौधे निरंतर प्रकाश में रखे जाए तो सोलराइजेशन के कारण पौधे जटिल हो जाते हैं। क्या होगा, ज्यादा देर अगर प्लांट को धूप में रख दें, उसको ज्यादा देर प्रकाश देता जाए कंटिन्यूस 24 घंटे, तो क्या होगा, पौधे जटिल हो जाते हैं। यह भी देखा गया कि एक विशेष प्रकाश प्रखरता पर प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर के साथ पूर्ण रूप से संतुलन रखता है। मतलब कि लाइट जो हमें देनी है, प्रकाश जो देनी है, जैसे हमने बताया था प्रकाश वर्णक तंत्र वो 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, जबकि प्रकाश वर्णक तंत्र द्वितीय वो 680 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो इन दोनों में क्या वेरिएशन आ रहा है, तो अगर उसको 680 की जगह हम 700 देने तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आना है। जबकि दूसरी तरफ बात करेंगे, जो सिस्टम सेकंड है 700 या उससे अधिक की देंगे तो वहां गिरावट आएगी, ठीक है। और जबकि 680 या उसके आसपास की देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में जानकारी इमर्सन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसको कहा जाता है इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट बात करें, एक विशेष प्रकाश प्रखरता पर प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के साथ पूर्ण रूप से संतुलन रखता है, जिससे श्वसन क्रिया में निकली CO2 तुरंत ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रयोग हो जाती है। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रखरता पर हरी कोशिकाओं तथा वायुमंडल के मध्य वात विनिमय नहीं होता है। इस प्रकाश प्रखरता को पौधे को संतुलित रखने में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, श्वसन दर और CO2 आपस में एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। यदि एक पौधा जो पहले से अंधेरे में रखा होता था उसको अचानक से प्रकाश में लाया जाए तो दो पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर तेजी से बढ़ती है, परंतु फिर धीरे धीरे कम होकर अंत में एक सामान्य स्तर पर पहुंच जाती है। इस समय अथवा अवकाश को जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सामान्य से अधिक होती है उसे इंडक्शन पीरियड कहते हैं। और प्रकाश की किस्म भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को काफी प्रभावित करती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो हम बात करें किसी पौधे को हम अंधकार में रखें और अंधकार से एकदम से प्रकाश में लाएं तो क्या होगा, एकदम से वो प्रकाश संश्लेषण की दर में बढ़ोतरी होगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, गिरावट आएगी। तो एकदम से बढ़ोतरी जो होगी उसको कहते हैं हम इंडक्शन पीरियड, ठीक है। कौन सा पीरियड, ये इंडक्शन पीरियड। इंडक्शन पीरियड। और धीरे धीरे क्या होगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, लेकिन पूरी तरह से रुकेगी नहीं, एक सामान्य स्तर से ये चलती रहेगी। तो हमें पता है प्रकाश के परास में हम बात करते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग, उसमें 7 रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी व बैंगनी। इसमें सर्वाधिक प्रकाश लाल रंग के प्रकाश में, इसके बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है, अन्य रंगों के प्रकाश में, और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे रंग में होता है। प्रकाश का समय भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निश्चित प्रभाव डालता है।
अब कितनी देर के लिए प्रकाश दिया गया है, एक तो दे के छोड़ दो, बस दे के वापस हटा लिया, तो क्या प्रभावित करेगा, प्रकाश संश्लेषण की ज्यादा दर होगी नहीं। एक उसको लगातार दिया जाए प्रकाश तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। तो सर्वाधिक प्रकाश जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर वो लाल में सर्वाधिक है। उसके बाद बात करेंगे तो नीला या बैंगनी, इसमें फिर सेकंड नंबर पे, फिर हरे में सबसे कम। ठीक है, तो ये चीज इसकी रहती है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल में होगा, उसके पश्चात बैंगनी में होगा और सबसे कम हरे में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सामान्य रूप से लगभग 0.03 है, मैं आपको बता ही चुका हूं प्रतिशत होती है। और ये देखा गया है कि यदि अन्य सभी कारक पौधे को उच्चतम मात्रा में पर्याप्त हो तथा वायुमंडल में CO की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। कि अगर CO2 की दर वातावरण में धीरे धीरे अगर बढ़े, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। परंतु जब CO2 वायुमंडल में 0.1% से अधिक हो जाती है तब ये CO2 हानिकारक हो जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। अब 0.03 से थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन 1% से ज्यादा हो गई तो वातावरण को क्या बना देगी, हानिकारक बना देगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाएगी और ये क्रिया प्रभावित होगी, नेगेटिव वे में चली जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। प्रकृति में कार्बन चक्र को चित्र में दिखाया गया है। तो कार्बन चक्र को तो हमें पता है, चित्र में हमें पता है कार्बन चक्र होता है। नेक्स्ट बात करें तापमान। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य पौधे 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम दर के लिए आवश्यक होता है। तो सामान्य जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम दर के लिए आवश्यक होता है। तो बात करें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है C3 पादपों के लिए, और 35 डिग्री तक बात करेंगे, 40 डिग्री तक बात करेंगे तो C4 पादपों के लिए। सामान्य रूप से ये देखा गया कि तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर भी अधिक होती है तथा तापमान कम होने पर यह दर कम हो जाती है। सामान्य रूप से 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर रुक जाती है। अगर तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाए, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा तो वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। ठीक है, और 49 डिग्री सेल्सियस की बात करें, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो प्रोटीन होगा उसके एंजाइम्स होंगे, प्रकाश संश्लेषण को जो चलाने वाले एंजाइम्स, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट बात करें, जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। चूंकि यह स्वयं एक कच्चा पदार्थ है, पानी फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं के समय अनेक रासायनिक परिवर्तन ला देता है। पानी कोशिकाओं की आशीनता के लिए आवश्यक है तथा इसके द्वारा स्टोमेटा का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, जो कि वात विनिमय के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि प्रकाश इसके पानी की वजह से ही रंध्र खुलते हैं, रंध्र का खुलना व बंद होना इसी पर निर्भर करता है। और उसके अलावा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। तो जल अगर ज्यादा है तो तापमान में भी गिरावट आती है, ठीक है, और जल कम है तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। और खुद प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो कर ही रहा है, साथ में इनडायरेक्टली तापमान को भी कोरिलेट कर रहा है। उसके अलावा हम प्रकाश में पढ़ते हैं, प्रकाश वर्णन तंत्र द्वितीय, जब प्रकाश अभिक्रिया पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और क्लोरोफिल के पास जाते हैं, जो चेन हमने पढ़ी थी। तो ये दोनों रूप से प्रभावित कर रहा है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% से 31% के लगभग होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम ऑक्सीजन के बढ़ने की स्थिति में अक्रियशील हो जाते हैं। तो हमें पता ही है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है वातावरण, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, लगभग 21% है और एग्जैक्ट जो है 20.8% होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि प्रकाश शोषण होना प्रारंभ हो जाएगा। हमने पढ़ा है प्रकाश शोषण, ठीक है, तो प्रकाश शोषण में बढ़ोतरी होगी। रूबिस्को जो है ऑक्सीजन के साथ आरयूबीपी को जोड़ देगा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी।
इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, आंतरिक कारक क्या क्या है? पर्णहरित। क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, क्योंकि इसी के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वे पौधे या पौधों के वे भाग जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करने में असमर्थ होते हैं। जिनमें भी क्लोरोफिल नहीं है वो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकते, तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? हरित लवक कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारक है आंतरिक में। फिर विल्स स्टेटर ने क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव ज्ञात किया तथा उन्होंने विभिन्न आयु के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया तथा क्लोरोफिल की प्रति इकाई के लिए प्रकाश संश्लेषण की मात्रा ज्ञात की तथा उन्होंने उनको परिचायक अंक कहा। तो विल स्टेटर ने यहाँ पे क्लोरोफिल का ज्ञात किया, अध्ययन किया कि पर्णहरित किस प्रकार से महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने के लिए, प्रति इकाई पर इसकी गणना की और उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है और उसको अधिक अंक दिए उन्होंने। नेक्स्ट बात करें और कौन सा आंतरिक कारक? परास। परस प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विकल्प प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म के छोटे होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। तो सेल के अंदर बात करेंगे, जो लिक्विड मटेरियल है, जो भी तरल पदार्थ होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे हरित लवक में भी यहाँ पे उसका लिक्विड तरल पदार्थ होगा, उसको स्ट्रोमा कहते हैं, वह भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करेगा। और कोशिका का प्रोटोप्लाज्म भी यहाँ पे कोशिका प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करेगा। अगर ये चोटिल हो जाता है, किसी कोशिका में प्रकाश यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म कम है तो उसके प्रकाश संश्लेषण की दर में भी गिरावट आएगी, प्रकाश संश्लेषण कम होगा जिसमें प्रोटोप्लाज्म कम है। नेक्स्ट बात करें भोज्य पदार्थों का जमाव। अगर ज्यादा भोज्य पदार्थ जमा हुए हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आएगी, क्योंकि ज्यादा खाना पहले से पड़ा है तो कहेंगे अब खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बना भोजन यदि स्थानीय कोशिकाओं में एकत्रित होता रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाएगी। सबके पास सबका पेट भरा है तो खाना खाएगा कौन? तो खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होगी? गिरावट आएगी, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी, मंद हो जाएगी। यह भोजन इन कोशिकाओं में से दूसरे कोशिकाओं पर स्थानांतरित होता रहे तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। अगर ये कोशिकाएं जिनके पास भोजन जमा है वो किसी और कोशिका को दे दे और अपनी जगह खाली बताए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। अन्यथा कोशिका क्या कहेगी, जब खाना पड़ा है तो हम बनाए किसके लिए? वेस्टेज है, तो इसे बनाना ही नहीं हमें। जब तक ये काम आ जाए तो वो काम कब आएगा? जब वो किसी और को दे दे, आगे से आगे इसको सप्लाई करते रहे। जब सप्लाई रुक गई तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आएगी। पत्तियों की आंतरिक संरचना। पत्तियों की संरचना किस प्रकार की है वो बात करें। प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब कि रंध्र, रंध्र की संख्या तथा उनके खुलने बंद होने के समय पर निर्भर करती है। अब रंध्र की संख्या, पत्तियों पे रंध्र ज्यादा है तो ज्यादा जगह से पानी आएगा, ज्यादा जगह से गैसें आएगी। ठीक है, दूसरा उनका खुला कितनी देर रह रहा है, बंद कितनी देर में हो रहे हैं, वो चीज दोनों चीज प्रोवाइड कर रही है। एक तो इनकी संख्या, दूसरे इनके खुलने और बंद होने की समय पर। पत्ती में जितने अधिक रंध्र होंगे तथा वे जितने अधिक देर तक खुले रहेंगे उतनी ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाह्य वातावरण से पत्ती में विस्तृत होती है। इसके अलावा पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। पत्तियों में कितने क्लोरोप्लास्ट है, कितने हरित लवक है, इनकी व्यवस्था किस प्रकार से है, कितने पर्णहरित है, वो सारी चीजें प्रभावित करेगी। ठीक है, रंध्र अधिक देर तक खुले रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में ज्यादा विस्तृत होगी, ज्यादा देर तक जाएगी, फैलेगी। ठीक है, उसी दौरान अगर ज्यादा देर तक खुले हैं तो ऑक्सीजन भी क्या होगी, वहां से ज्यादा बाहर निकलेगी और हमें वो गैस मिलती रहेगी स्वस्थ। अब बात करेंगे और नेक्स्ट पत्तियों की आयु। पत्तियों की आयु क्या? अगर पुरानी पत्ती बूढ़ी हो गई है तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आएगी। नई पत्ती है तो प्रकाश संश्लेषण तेजी से करेगी। छोटा बच्चा तेजी से दौड़ता है, एक बड़ा आदमी होता है, बुजुर्ग होता है तो उसको चलने में दिक्कत आती है, दौड़ने में दिक्कत आती है, वही चीज है। नई पत्तियों में पुरानी पत्तियों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। ठीक है, और पत्ती की उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। नेक्स्ट और बात करें इसके पश्चात सीमाबद्ध कारक क्या है।
तो जैसे मैंने बताया था, ब्लैकमैन ने सीमा कारक की खोज की थी। सीमाबद्ध कारक जो प्रकाश संश्लेषण की दर में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे न्यूनतम प्रतिशत में पाया जा रहा है, वही चीज क्या होगी, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगी। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो पढ़ते हैं उसमें सबसे न्यून कंसंट्रेशन, सबसे न्यून सांद्रता जो है, सबसे निम्न सांद्रता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। तो वही सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर उसकी प्रतिशत बढ़ा दें तो प्रकाश संश्लेषण की दर में बढ़ोतरी होगी। जब एक क्रिया विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित होती है तो प्रकाश संश्लेषण की गति सबसे मंद कारक द्वारा सीमित होती है। F.E. ब्लैकमैन ने 1905 ईस्वी में एक प्रकाश संश्लेषण के संबंध में अपने शोध प्रपत्र प्रस्तुत किए थे। इसमें जानकारी में लिखा था कि बाद में यह नियम बन गया। तो ब्लैकमैन का यह नियम बन गया था सीमाबद्ध कारक का, जिसका महत्व केवल प्रकाश संश्लेषण नहीं, सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए। फिर यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल हो गया कि जो अभिक्रिया विभिन्न घटकों द्वारा संचालित होती है वह सर्वाधिक उस कारक से प्रभावित होगी जो सबसे निम्न सांद्रता में है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गति। प्रकाश यहां बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल इत्यादि कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें से जो भी उचित परिमाण से कम परिमाण में होता है वह पूरी क्रिया की गति को नियंत्रित रखता है एवं उसी समय के लिए सीमाबद्ध कारक कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सीमाबद्ध कारक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर हो गया है। प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर भी हम जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन जो नहीं जुड़े हैं उसको भी जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आप सबसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।